नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत और इजराइल के बीच संबंध को लेकर करके। आइए इस पर हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत और इजराइल के बीच का संबंध कैसा है और वैश्विक गतिविधियों के संदर्भ में इस संबंध को किस दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है ना। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैं आपको ये भी संकेतित कर दूं कि आखिर आज यह टॉपिक क्यों लिया गया है। देखो, हुआ ये है कि इजराइल में नई सरकार का गठन किया गया है। नई सरकार का गठन किया गया है मतलब कि वहां पर एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है, उनका निर्वाचन किया गया है और उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। नाम भी उन लोगों का बहुत ही अजीब होता है, नेतन्याहू, ठीक है ना। इनसे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? इनसे पहले थे याइर लापिड, और इनसे भी पहले थे नफ्ताली बेनेट, है ना। और नफ्ताली बेनेट से भी पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू पहले से प्रधानमंत्री के पद पर थे, बहुत लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बाद में इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद नफ्ताली बेनेट कुछ समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किए और उसके बाद फिर याइर लापिड ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो इजराइल में राजनीतिक स्थिति कुछ समय से अस्थिरता की स्थिति से गुजर रही थी, है ना। अस्थिरता की स्थिति कुछ ऐसी थी कि याइर लापिड जो प्रधानमंत्री के पद पर अभी कार्य कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगा कि कोविड-19 के दौरान जो यह महामारी का काल गुजरा, लगभग 2 सालों का, इस दौरान इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, और साथ ही जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में एक रस्साकशी की स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, वैसे में भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने या फिर इजराइल की सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया, और इस हिसाब से इनकी आलोचना की गई, इनके शासनकाल की आलोचना की गई, और उसके बाद निर्वाचन की या फिर कहें चुनाव की स्थिति सामने आ गई। इसके अलावा इजराइल सरकार के द्वारा एक नीति अपनाई गई और उस नीति का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। वह क्या थी? वह थी कशरूत की नीति, है ना। कशरूत की नीति, ठीक है। कशरूत की नीति क्या थी? इस नीति में सुधार की बात की गई, है ना। यह नीति पहले से ही चल रही थी। इस नीति में सुधार की बात की गई, और सुधार की बात इसलिए की गई कि इजराइल सरकार की मान्यता थी कि यदि हम इस नीति में सुधार लाएंगे तो खाद्य के मूल्य में कमी आएगी, खाद्य मूल्य में कमी की संभावना, है ना। यह कशरूत की नीति क्या है? यह दरअसल दोस्तों यहूदी भोजन कानून से जुड़ा हुआ है। यहूदी भोजन कानून, है ना, ठीक है। तो इजरायली सरकार ने यह सोचा कि यदि हम इसमें थोड़ा सुधार करें तो खाद्य मूल्य में कमी की संभावना बन सकती है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होने की स्थिति देखी जा रही है वह नुकसान नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका विरोध किया गया, है ना। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि भाई धर्म और राज्य को आप एक साथ लेकर करके नहीं देख सकते हैं। धर्म अलग है और राज्य अलग है ना। इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर सुधार नहीं होना चाहिए। जो स्थिति पहले से चली आ रही, जो प्रचलन में है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां यहां पर देखी जा रही थी। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में यहां पर
चुनाव की स्थिति आ गई और इसके बाद निर्वाचन हुआ और वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू फिर से नए निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किए गए। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई कि क्या गतिविधियां चल रही थी, वर्तमान में क्या स्थिति है। इस बीच भारत के द्वारा नई सरकार के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद जताई गई है ना। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इजराइल के, उनको भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने भी भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ भारत ने वर्तमान जो प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके साथ भी बेहतर संबंध को आगे बढ़ाने की बात कही है। ठीक है ना। अब हम आगे समझते हैं कि भाई भारत और इजराइल के बीच संबंधों का जो अलग अलग आयाम है, पक्ष है, यह क्या कुछ है और यह क्या कहता है। ठीक है ना। पहला है कि राजनैतिक पक्ष। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि राजनैतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच संबंध के 30 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना। इस साल 1992 में, है ना, फरवरी 1992 में पहली बार जो है राजनीतिक संबंध स्थापित किया गया था दोनों देशों के बीच में। 2022 चल रहा है, 30 वर्ष पूरा हो गया है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी। है ना। 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश के तौर पर सामने आया था और 1950 में भारत ने इसे मान्यता दी थी कि हम इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। यहां ध्यान रखना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अक्सरहा तनाव की स्थिति बनी रहती है और इस तनावपूर्ण स्थितियों के मद्देनजर भारत जो है बहुत संतुलित रवैया अपनाता है, क्योंकि भारत को दोनों देशों के साथ में संतुलनकारी नीति की आवश्यकता होती है ना। लेकिन अभी हम फिलिस्तीन की तो बात नहीं करेंगे, इजराइल के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक स्तर पर जो गतिविधि है ये सामने आती है ना। यहां पर आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2018 में जब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा हुई थी, तो उस दौरान भारत की दिल्ली में एक 3 मूर्ति चौक है। कभी आप दिल्ली आए या फिर आप दिल्ली में रहते होंगे तो 3 मूर्ति चौक है ना। वहीं पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था पहले, और फिर बाद में उसे म्यूजियम में तब्दील किया गया। तो ये जो 3 मूर्ति चौक है, इसका नाम वर्ष 2018 में हाइफा चौक किया गया था। हाइफा चौक, है ना। 3 मूर्ति का नाम बदल करके हाइफा चौक किया गया था। हाइफा का मतलब क्या होता है? हाइफा दरअसल एक शहर है इजराइल में, है ना। और 1918 में, है ना, 2018 की बात नहीं बल्कि 1918 में 100 वर्ष पहले, उस समय जबकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें ब्रिटिश सेना में भारत के घुड़सवार के जो दल थे, जो रेजिमेंट थी, वह रेजिमेंट पार्टिसिपेट की थी, भागीदारी निभाई थी। और हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाने में उस सेना ने अपना सहयोग दिया था, उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के स्मरण में 2018 में इसका नाम 3 मूर्ति चौक की जगह पर हाइफा चौक किया गया था। और यह जो 3 मूर्ति था, यह 3 मूर्ति संकेतित किस चीज को करता है? यह संकेतित करता है कि जो 3 घुड़सवार रेजिमेंट, है ना, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर, ये तीनों रेजिमेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे और इन्हीं तीनों को वहां पर संकेतित किया गया है 3 मूर्ति के माध्यम से, जिसे नाम बदला गया। क्लियर? तो यहां पर आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध कोई आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है ना। और इसको समय समय पर एक नया रूप, नया रंग देने की कोशिश की जाती है।
इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। दूसरी बात यहां पर बात करें कि रणनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच का जो संपर्क है, संबंध है, यह किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो देखो, पहली बात यहां पर यह है कि इजराइल जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है हथियारों के मामले में। भारत इजराइल से बहुत सारे हथियार खरीदता रहा है ना। तो इस दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। ठीक है। इजराइल के द्वारा भारत को कई सारे उपकरण जैसे कि बराक, है ना, जैसे कि हैरोप ड्रोन, है ना, बराक एक मिसाइल है, हैरोप ड्रोन, है ना, अवाक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब उपलब्ध हुए हैं। ठीक है। तो ये तो उपकरण के आधार पर, उपकरण के संदर्भ में जो एक साझेदारी होती है, इस साझेदारी को आप देख सकते हैं। कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ओके। लेकिन इसके साथ साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि भारत जो है न्यू क्वाड का सदस्य बना है ना। अब क्वाड और न्यू क्वाड के बारे में मैं आपको हल्का सा बताऊं तो जो क्वाड है उसमें 4 देश शामिल हैं। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है ना। वहीं न्यू क्वाड में भारत और अमेरिका तो है ही, लेकिन साथ ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हैं, यूएई, है ना। इसको I2U2 भी कहा जाता है। I2U2, इंडिया इजराइल से I2 हो गया, यूएई और यूएसए से U2 हो गया। तो भारत जो है इस न्यू क्वाड का सदस्य बना है ना, और इसमें इजराइल भी शामिल है। ठीक है। और पश्चिमी एशियाई देशों में 2 जो महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, इनके साथ में साझेदारी करने की कोशिश भारत की हुई है इस गठबंधन के माध्यम से। तो यहां पर भी भारत और इजराइल के बीच में एक रणनीतिक संबंध देखा जा सकता है। हालांकि यह एकदम द्विपक्षीय संबंध तो नहीं है, इसमें बाकी 2 देश भी शामिल हैं, लेकिन इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती तो निश्चित तौर पर मिलती है ना। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि भारत में जो यहूदी हैं, यहूदी समुदाय हैं, उनके साथ भारत का जो दृष्टिकोण है वह बहुत ही उदारतापूर्ण दृष्टिकोण है, बहुत ही सौम्य दृष्टिकोण है। और इस चलते इजराइल और भारत के बीच में जो संबंधों का लचीलापन है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। अगली बात करें कि भाई आर्थिक स्तर पर क्या कुछ स्थितियां हैं दोनों देशों के बीच में। आर्थिक स्तर पर यह स्थिति है दोस्तों कि भारत जो है एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। साथ ही भारत और इजराइल के बीच का जो व्यापार है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि व्यापार संतुलन, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वह भारत की तरफ झुका हुआ है। तो इससे भारत को कोई एज सच घाटा नहीं हो रहा है। जबकि यहां पर मैं आपको संकेतित कर दूं कि भारत और चीन के बीच में यदि हम व्यापार की बात करते हैं तो वह व्यापार संतुलन चीन की तरफ झुका हुआ है, चीन को उसमें फायदा होता है। यहां पर यह जो व्यापार संतुलन है भारत की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में भारत के लिए यह अच्छी बात है, भारत के लिए सकारात्मक बात है ना। यहां पर एक चीज और हाल के समय में चर्चा में रही है कि दोनों देशों के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, मुक्त व्यापार
समझौता पर बातचीत चल रही है, ठीक है ना। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं आर्थिक दृष्टिकोण से यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत और इजराइल के बीच में जो वर्तमान में संबंधों का ताना बाना है वह किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इजराइल में जो नई सरकार का गठन हुआ है इसके पीछे क्या वजहें थी, और वर्तमान में हम किस दृष्टिकोण से इजराइल के साथ अपने संबंध को देख रहे हैं। इजराइल के साथ जो संबंध है वह केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही नहीं बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सवाल आप एक नज़र देख लीजिए। भारत इजराइल संबंध को मजबूत करने के विभिन्न पक्षों की पड़ताल कीजिए। बहुत सीधा सा सवाल है। जिन 3 पक्षों की मैंने बात की, आर्थिक, राजनैतिक और रणनीतिक, इनके संदर्भ में आपको बताने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं कि कृषि टेक्नोलॉजी है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के भी संदर्भ में भारत को इजराइल से बहुत अधिक फायदा मिलता है। इजराइल ने भारत को कई ऐसी कृषि तकनीकें मुहैया करवाई हैं जिससे यहाँ पर कम जल में भी आसानी से कृषि हो सकती है ना। कुछ ऐसे गांवों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर डेवलप किया गया है जहां पर इजराइल के द्वारा प्रदत्त की गई जो कृषि टेक्नोलॉजी है, कृषि तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर अच्छे से वहाँ फसलों को उपजाया जा रहा है, फसल उपज की जा रही है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।